सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी R1 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपके पास जीएसटी के नंबर है और वो नंबर कंपोजिशन स्कीम वाला नहीं है तो फिर आपको हर हाल में जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, या तो मंथली या फिर क्वार्टरली। और आप सभी जानते हैं कि जीएसटी R1 का रिटर्न दो तरीके से फाइल किया जा सकता है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से टेबल में हमारा कौन सा डेटा जा रहा है। तो ऑनलाइन अगर आप ये सीख लेते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि भाई हमारा ये जो लेन देन का जो डेटा है हमें किस टेबल में इसे डालना है। तो ख़ास तौर से आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑनलाइन से ही संबंधित है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जितने भी जीएसटी R1 में आपको टेबल नज़र आते हैं, कौन से टेबल में कौन सा डेटा आपका जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहे। वीडियो देखने के बाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल रिटर्न्स, फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, देन क्वार्टर। अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर ही चल रहा है और यहाँ पर जैसे कि हमारा मंथली है तो हम लोग यहाँ पर मंथली चूज़ करेंगे और यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको इतने सारे बॉक्स दिखेंगे। तो सिंपल वे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी R1 से है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो मैं आपको ऑनलाइन में बताने जा रहा हूँ। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पर आपको इतने सारे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, बराबर है। अब हमें ये जानना है कि कौन से बॉक्स में या टेबल में हमारा कौन सा डेटा जाने वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जीएसटी R1 का रिटर्न जो डाला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल के ही लिए डाला जाता है। यानी कि जिस महीने में या जिस क्वार्टर में आपका सेल हुआ है, जिस भी तरह का सेल हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो इसके लिए आपको जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करना होता है, बराबर है। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला आपका क्या है, B2B। B2B का माने क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का माने रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, यानी कि हम भी रजिस्टर्ड हैं क्योंकि मेरे पास तो जीएसटी का नंबर है और सामने वाला भी रजिस्टर्ड है। सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, इसका क्या माने, उसे भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे B2B में दिखाना पड़ेगा। चलिए, तब इसके अंदर हम लोग जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपको ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रिसीवर GSTIN या UIN नंबर। यहाँ पर जो रिसिपेंट है यानी जिसको आपने माल बेचा है उसका यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। जो भी आपका बिल का डिटेल्स है आपको बिल वाइज उसका यहाँ पर ब्यौरा देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक में करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ ला के मैंने पेस्ट किया। ये यहाँ पर देखिए पार्टी का नाम आ गया। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ पर इनवॉइस का डेट डालना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए उसने स्टेट उसने पकड़ लिया है। टोटल इनवॉइस वैल्यू यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी प्लस राउंड ऑफ प्लस आपका जो भी उसमें और भी आपका एडिशनल अमाउंट है जो जोड़ करके जो आपका इनवॉइस का जो टोटल वैल्यू आया है वो यहाँ पर पुटअप करना है। जब आप नीचे जब आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पर जितने भी परसेंटेज का आपका वो माल है, हो सकता है कि एक बिल में अलग अलग परसेंटेज का भी आपका माल हो। अगर आपका 5% का टैक्सेबल वैल्यू है तो वो यहाँ पर पुटअप कीजिएगा, 12% का है तो वो यहाँ पर पुटअप कीजिएगा। इससे ज़्यादा है तो आपको रेट यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जैसे 5% में अगर आपका 1000 था तो देखिए यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर पकड़ लिया है। अगर 12% का अगर 5000 का माल था जो भी है तो टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करना। उसके बाद क्या करना, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको B2B में यानी कि जिस महीने का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या जिस क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, B2B में आपको जाना है और उसके बाद प्रत्येक बिल को आपको इसी तरीके से ऐड करते हुए चले जाना है। तो इसके ये माने आपका हो गया B2B, यानी कि हम भी रजिस्टर्ड और सामने वाला भी रजिस्टर्ड, बराबर है। चलिए, अब आइए देखिए यहाँ पर B2C दूसरा आपका ये आपका टेबल है। यहाँ पर दिया हुआ देखिए लार्ज। अब B2C के माने क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू
कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का माने क्या माने, यानी कि हम तो रजिस्टर्ड हैं लेकिन हमने जिसे माल बेचा है वो अनरजिस्टर्ड है। मेरी बात क्लियर है? उसके पास जीएसटी का नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ B2C है, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ आपका लार्ज। लार्ज का माने क्या होता है, आपने ऐसे अनरजिस्टर्ड व्यक्ति या अनरजिस्टर्ड फर्म को माल बेचा है जो कि इंटर स्टेट वाला है, लोकल नहीं। आपको ध्यान ये रखना है, बराबर है कि नहीं। वो बाहर का यानी कि दूसरे राज्य से वो बिलोंग करता है और एक बिल का वैल्यू 2.5 लाख या उससे ऊपर है। आपको ये ध्यान में रखना है, बराबर है। तो उसका आपको ब्यौरा कहाँ डालना है, B2C लार्ज में डालना है, लोकल का नहीं, विद इन स्टेट का नहीं, इंट्रा स्टेट का नहीं। कौन वाला, इंटर स्टेट। जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, अगर मैंने माल उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और भी अगर दिगर किसी दूसरे राज्य को बेचा है और एक बिल का वैल्यू अगर 2.5 लाख या उससे अधिक है तो उसका ब्यौरा हमें यहाँ पर देना है, वो बिल वाइज। तो कैसे देना, चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। ऐड डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर का कॉलम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये B2C है यानी कि रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, सामने वाले के पास जीएसटी का नंबर नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस स्टेट वाले को आपने माल बेचा है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इनवॉइस का नंबर देना है, यहाँ पर डेट देना है और यहाँ पर सीधी सी बात है ये किसके लिए है भाई, इंटर स्टेट के ही लिए है। और यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस का वैल्यू डालना है। फिर वही सेम बात है, जो भी फिगर आपका है टैक्सेबल वैल्यू जिस रेट का है, अगर एक रेट का है तो बल्ले बल्ले, अगर 2-3 भी है तो कोई टेंशन नहीं, आपको सेव करना है। इसी तरीके से जितना भी बिल उस महीने या उस क्वार्टर में आपने फाड़ा है उसका डिटेल्स आपको देना है, बात खत्म। चलिए तो 2 टेबल तो हमारा क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर तीसरा देखिए, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, रजिस्टर्ड। इसका क्या माने होता है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अगर आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है वो भी किसे, रजिस्टर्ड को, तो आपको ये ध्यान रखना उसका ब्यौरा आपको इसी वाले बॉक्स में आपको जा करके देना है। अब आप सभी जानते हो कि भाई डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कहाँ कहाँ पर इशू किया जाता है। जैसे आपने माल परचेज किया, आपने खरीदा हुआ माल को वापस कर दिया, तो सिंपल सी बात है, तो आपने क्या बनाया होगा, आपने डेबिट नोट आपने बनाया होगा। उसी तरीके से आपने माल को सेल किया, बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो आपने क्या बनाया होगा, क्रेडिट नोट आपने बनाया होगा। तो आपको उसी का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, लेकिन ध्यान ये रखना है वो क्या है, रजिस्टर्ड, यानी कि आप भी रजिस्टर्ड और सामने वाला भी रजिस्टर्ड, तो उसका ब्यौरा आपको इसी वाले बॉक्स में देना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर खुल गया ना। अब आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर जीएसटी का नंबर उसका पुटअप करना है, बराबर है। यहाँ पर देखिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का नंबर अगर आपने इशू किया है तो आप अपना नंबर दीजिएगा, अगर सामने वाले का डाल रहे हैं तो फिर उसका नंबर इशू कीजिएगा, 2 में से किसी एक का, बराबर है। उसी तरीके से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का आपको यहाँ पर डेट डालना। अब यहाँ पर देखिए नोट टाइप, आपको ये ध्यान रखना है कि आप डेबिट नोट का यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं या फिर क्रेडिट नोट का। यहाँ पर क्रेडिट नोट भी है और डेबिट नोट भी है। अगर आप 2 में से कोई एक दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है भैया, दोनों तो सिलेक्ट होगा नहीं, 2 में से कोई एक होगा, या तो डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट। क्लियर है? आप इसे यहाँ पर से सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर नोट वैल्यू यानी कि जो भी नोट का आप यहाँ पर डिटेल्स आप दे रहे हो ना, उसका टोटल वैल्यू, जैसे इनवॉइस का वैल्यू आपने कैसे डाला था, टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस उसमें कितना SGST, CGST या IGST है, प्लस उसमें जो भी एडिशनल चार्जेस है, प्लस राउंड ऑफ करके जो फिगर आया उसी को कहते हैं हम लोग टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर आपका नोट वैल्यू दिया वो बोले तो टोटल वैल्यू वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आइए टैक्सेबल वैल्यू कितना कितना कौन कौन से रेट का था, बहुत ही सिंपल है, एक ही तरह का सब कुछ रिपीट है। एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आपको हर चीज़ को उतना डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो इससे आपको क्या करना, सेव कर देना है, और अगर दूसरा रहेगा तीसरा रहेगा तो आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते जाना है और आपको करते चले जाना है। क्लियर है? चलिए हम लोग बैक करते हैं। तो हमारा यहाँ पर 3 टेबल
तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, बराबर है। अब आइए नीचे आइए, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ भैया, अनरजिस्टर्ड है ना। वहाँ पर क्या था, रजिस्टर्ड, यहाँ पर क्या है, अनरजिस्टर्ड। इसका क्या माने, हम तो रजिस्टर्ड हैं लेकिन सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, उसके पास किसी भी तरह का जीएसटी का नंबर नहीं है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी घुसते हैं। इसके बाद ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए B2CL दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट और एक्सपोर्ट विथ विदाउट पेमेंट, यानी कि ये आपका 3 तरह का यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, वो टेबल नंबर 6A है, एक्सपोर्ट से संबंधित है। तो अगर आप एक्सपोर्ट अगर किया है उसमें भी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, यानी कि जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माल को जब निर्यात करते हैं हम लोग उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट जो होता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है विथ जीएसटी और एक होता है विदाउट जीएसटी, बराबर है ना। तो उसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है तो वहां पर से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका विद इन कंट्री है तो आपको वो यहाँ पर लेना है। मेरी बात बराबर है। तो चलिए अब आपको B2CL यहाँ पर ले लेना है, और याद रखना है कि B2CL का माने क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए B2CL का माने क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर है लेकिन लार्ज में है, यानी कि केवल उसी का आपको नोट का यहाँ पर ब्यौरा देना है जिसका बिल का वैल्यू आपका 2.5 लाख से ऊपर था। आपको पता नहीं, इससे पहले हम लोगों ने जाना था जिसका बिल का वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर, और वो कहाँ से बिलोंग करता था, दूसरे राज्य से। क्लियर है। बस उसी का डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का हमें ब्यौरा देना है। उसके अलावा अगर हमने अपने ही राज्य में किसी अनरजिस्टर्ड को माल बेचा था और उसके अगेंस्ट में अगर हमने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर इशू किया है तो हमें उसका ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है। तो चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का नंबर देना है, उसका डेट देना है, टोटल नोट वैल्यू, यहाँ पर आपको क्या करना है, वही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको स्टेट ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर से जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू रहेगा वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। मेरी बात क्लियर हुई। तो चलिए अब आपको क्या करना था, सेव, लेकिन हमें सेव तो नहीं करना, हम बैक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल नंबर 6A है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट आपको मैंने जैसा बताया कि एक्सपोर्ट 2 तरीके से किया जाता है, एक विथ जीएसटी और एक विदाउट जीएसटी। क्लियर है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका डिटेल्स दे रहा है। इसका ये कहने का मतलब भैया अगर आपको रिफंड लेना है, और रिफंड का माने क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो अगर आप एक्सपोर्टर हो, अगर आपने विथ जीएसटी माल को एक्सपोर्ट किया है यानी कि आपने टैक्स को पे किया है तो फिर वो आपका पैसा रिफंड हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया जब भी आप जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल करो उसमें जो भी आपका शिपमेंट का डिटेल्स है वो आपको सही सही पुटअप करना है। तो कैसे करना है, तो चलिए हम लोग इसे ओके करते हैं और ऐड डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने इनवॉइस का नंबर पुटअप करना है। कौन सा, जो आपने बिल बनाया, आपका इनवॉइस नंबर, आपका इनवॉइस नंबर का डेट। अब आइए यहाँ पर देखिए पोर्ट कोड दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ये ऑप्शनल इसलिए दिया हुआ भैया कि जो विदाउट जीएसटी वाले होते हैं ना, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर इशू करा लिया है तो फिर उन्हें विदाउट जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, यानी उन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर उन्हें पोर्ट कोड और ये शिपिंग बिल और शिपिंग बिल का जो डेट है वो सब पुटअप करना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपने टैक्स पे किया है तो फिर आपके लिए याद रखिएगा आपको पोर्ट कोड भी डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका शिपिंग बिल का नंबर भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो शिपिंग बिल का डेट होगा वो भी आपको डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूछ रहा है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है ना, तो 2 में से कोई आपका एक हो सकता है, बराबर है। लेकिन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको रिफंड लेना है, अगर आपने जीएसटी पे किया है तो फिर आपको पोर्ट कोड
शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल का जो डेट है वो आपको ज़रूर पुटअप करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगा, तो सीधी सी बात है, जब आपने माल एक्सपोर्ट किया होगा, जो भी आपके कुरियर एजेंसी है उससे आपको क्या मिलेगा, एक पूरा शिपिंग का एक पूरा इनवॉइस मिलेगा, उसमें सारा कुछ, उसमें शिपिंग का डेट वगैरह सब कुछ दिया रहता है। आप उसको देखिए और देख करके इसको आप पुटअप कीजिए। जिस भी रेट का आपका माल था यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देना, देन आपको सेव करना। इसी तरीके से आपका जिस महीने में या जिस क्वार्टर में जितना भी आपका इनवॉइस इशू हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो आपको एक एक करके पुटअप कर देना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब उसके बाद आइए टेबल नंबर 9A क्या बोलता है, अमेंडेड B2B इनवॉइस। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया, बराबर है, उसमें कोई त्रुटि हो गई थी, क्या हो गई थी, गलती हो गई थी, लेकिन किसमें हुई थी, B2B, बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, ये ऊपर वाला है ना। आपने जो यहाँ पर जो पिछले में जो रिटर्न फाइल किया था, आप में उसमें गलती हो गई थी, बराबर है। अगर आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो बाद के रिटर्न में आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, टेबल नंबर 9A, बोले तो अमेंडेड B2B इनवॉइस। आप भी रजिस्टर्ड, सामने वाला भी रजिस्टर्ड। तो चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। अब सिंपल सी बात है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको एडिट करना है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2021, और जो इनवॉइस नंबर था वो आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पर से पुटअप कर देना है। क्लियर है? तो जब इनवॉइस नंबर पुटअप कीजिएगा तो फिर वो आपका इनवॉइस का पूरा डेटा यहाँ पर से खुल जाएगा। उसमें जो भी आपको एडिट करना है, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट, उसका अमाउंट, जो कुछ भी एडिट करना है आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब इसके बाद हमारा क्या है, वही टेबल नंबर 9A है, लेकिन अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइस। अब ये क्या बोल रहा है, B2C लार्ज। अभी मैंने आपको ऊपर मैंने बताया था ना, B2C लार्ज यानी कि इंटर स्टेट वाला, और एक बिल का वैल्यू कितना है, 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई थी तो आप अंदर जा करके उसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि छेड़छाड़ जो भी करना है आप इसके अंदर जाइए और कीजिए। तो चलिए अब इसी तरीके से आपका क्या 9A टेबल में अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइस। सिंपल सी बात है, हमने जो माल भी एक्सपोर्ट किया, पिछले रिटर्न में कुछ हमसे गलती हो गई थी, बाद में अगर उस इनवॉइस में रेक्टिफाई करना है तो बाद के रिटर्न में पिछले में जो गलती हुई थी, हम बाद वाले रिटर्न में हम उस गलती को सुधार सकते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा, वो बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आपका आ रहा अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। अगर आपने डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो यहाँ पर ऊपर हमने यहाँ पर डिटेल्स दिया था, किसे, रजिस्टर्ड को, यानी कि हम तो रजिस्टर्ड है ही, सामने वाला भी रजिस्टर्ड था, तो पिछले में जो हमने नोट का जो ब्यौरा दिया था इसमें गलती हो गई, तो बाद के वाले रिटर्न में हम लोग यहाँ आकर के उसे एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आपका क्या है, उसी तरीके से डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट है, उसमें भी आपको छेड़छाड़ अगर करना, कुछ एडिट करना है, किससे रिलेटेड है, वो अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड है। जो पिछले में गलती हो गई थी, हम बाद वाले रिटर्न में हम उस गलती का सुधार कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपका दिया हुआ नीचे B2C, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है अदर्स, और ऊपर में देखिएगा जो हमने आपको पहले बताया B2C वही है, लेकिन यहाँ पर लार्ज है। दोनों में फर्क है ना। इसमें क्या था, इंटर स्टेट वाला, और प्रत्येक बिल का ब्यौरा देना है, और उस बिल का आपका ब्यौरा देना है कि जिसका के वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चला, माल तो इंटर स्टेट भी बेचेंगे, लेकिन 2.5 लाख से नीचे होगा तो हम यहाँ इसका ब्यौरा नहीं देंगे। तो कहाँ देंगे भैया, यहाँ देंगे। मेरी बात क्लियर हुई ना। ये B2C जो अदर्स है, हम लोग क्या करेंगे, लोकल भी देंगे और इंटर स्टेट भी देंगे। लोकल जितना होगा हम उसका ब्यौरा देंगे, और हर राज्य में जितना होगा हम उसका ब्यौरा देंगे, लेकिन जो दूसरे राज्य का जो होगा उसका बिल का वैल्यू 2.5 लाख से कम होना चाहिए। बराबर है? तो चलिए हम लोग इसके अंदर चलते हैं। ऐड डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, जो भी स्टेट है वो स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने दिल्ली ले लिया। टैक्सेबल वैल्यू, आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स नहीं देना है। तो जितना भी आपका टोटल जो माल का जो वैल्यू है,
जो आपने अनरजिस्टर्ड को सेल किया है, चाहे वो लोकल हो या दूसरे राज्य में हो, आपको ध्यान ये रखना है बिल का वैल्यू 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जितना बिल है सबको जोड़ लीजिए, लोकल और प्लस बाहर का जितने भी राज्य है सबको अलग अलग जोड़ लीजिए। अगर दिल्ली में टोटल टैक्सेबल वैल्यू जितना आता है वो यहाँ पर पुटअप कीजिए। यहाँ पर से आपको क्या करना है, रेट को आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो भी है आप यहाँ पर से रेट को लीजिए और काम को ख़त्म कीजिए। यहाँ पर सेव कीजिएगा, फिर अगेन ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर से आपको क्या लेना है, उसी तरीके से दूसरा स्टेट को अगर आपने किया है तो दूसरा स्टेट लेंगे, और अगर लोकल किया है तो हम बिहार लेंगे। सिंपल सी बात है, हम बिहार लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू लेंगे और यहाँ पर रेट को सिलेक्ट करेंगे, काम खत्म करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और मैं बता दूं, अगर आपका कोई लेन देन नहीं हुआ है, यानी जिस महीने जिस क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो आपने कोई माल सेल किया ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी R1 का रिटर्न फाइल तो करना है, उसे क्या कहते हैं, नील रिटर्न। जैसे कि मैं बिहारी बाबू हूं तो मैं क्या करूंगा, नील रिटर्न डालूंगा, यहाँ पर 00 डालूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वो रेट जो भी मेरा माल का वैल्यू था, जो भी माल का वैल्यू था लेकिन माल सेल नहीं हुआ, 5% का था, तो मेरा काम क्या होगा, यहाँ पर हम 0 डालेंगे, टैब मारेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेव करेंगे तो हमारा नील रिटर्न फाइल हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग टमटम को और आगे बढ़ाते हैं, करते हैं बैक। तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, नील रेटेड सप्लाई। क्लियर है? अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है भैया, एक है नील रेटेड, एक है एग्जेम्प्टेड और एक है नॉन जीएसटी। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पहला वाला आपका क्या बोल रहा है, इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट का माने क्या होता है, अपने ही राज्य के अंतर्गत इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि माल आपका 3 तरह का है, बराबर है, नील रेटेड भी है, एग्जेम्प्टेड भी है और नॉन जीएसटी भी है, या तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। और आपने कहां बेचा है, लोकल में, लेकिन किसको बेचा है भैया, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो आपको ये वाले कॉलम में आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। क्लियर है? आइए यहाँ फिर आपका क्या दिया हुआ है, इंट्रा स्टेट बोले तो लोकल, और क्या कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी उस तीनों में से हमने जो माल बेचा है किसको बेचा है, अनरजिस्टर्ड को बेचा है। तो फिर आपको इस तीनों में से किसी एक में, या 3 तरह का अगर आपका माल था, नील भी था, एग्जेम्प्टेड भी था और नॉन जीएसटी भी था, तो आपको क्या करना है, एक एक करके आपको सारे कॉलम में वो आपको फिगर आपको डालना पड़ेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू ही डालना है यहाँ पे, बराबर है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब बिल बनाते हैं उसमें हमारा एडिशनल फिगर भी तो कुछ होता है ना, कि हमने कोरियर का चार्जेस जोड़ दिया, कुछ और भी चार्जेस जोड़ दिया, राउंड ऑफ कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है जहां कहीं भी पुटअप करना है उसमें टैक्सेबल वैल्यू ही डालना है, बराबर है। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए अब आपका क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, इंटर स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, है ना, यानी कि आप रजिस्टर्ड तो है, हम भी रजिस्टर्ड, सामने वाला भी रजिस्टर्ड, लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करता है, दूसरे राज्य से। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, सामने वाला उत्तर प्रदेश से है, हमने उसको माल बेचा है, कौन सा माल, या तो नील, या तो एग्जेम्प्टेड, या तो फिर नॉन जीएसटी। तो इस तीनों में से किसी एक में उसका ब्यौरा जाएगा। क्लियर है? अब आइए इंटर स्टेट, इंटर स्टेट भैया, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो किसको है भाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि उसके पास जीएसटी का नंबर है ही नहीं। तो मेरी बात क्लियर है? ये 4 आपका कैटेगरी दिया हुआ है, चारों में से कोई भी एक में अगर आपका आए तो आपको वो उस तरह का डेटा आपको इसमें से किसी एक कॉलम में फिलअप कर देना है, और आपको क्या कर देना, सेव। तो चलिए अब इसके बाद आपका क्या है, टैक्स लायबिलिटी। यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, एडवांस रिसीव। जैसा कि आप जानते हो कि जीएसटी का फंडा ऐसा है, आप इनवॉइस से इशू करो या ना करो, इसका माने माल आपका बिका ही नहीं है, लेकिन आपने क्या किया भैया, एडवांस से पैसा रिसीव कर लिया। तो जो भी आपने एडवांस पैसा रिसीव किया है, जितने भी % वाला वो माल था, वो आपको परसेंटेज के हिसाब से उस अमाउंट पे जितना जीएसटी निकलता है वो आपको गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ा होगा। किसमें भाई, जीएसटी और 3B में, बराबर है कि नहीं। जो भी पहले आपका रिटर्न जाता हो, या आपका 1 जाता हो या आपका 3B जाता हो, तो कहने का ये मतलब है अगर आप पैसा एडवांस भी रिसीव करते हो अपने क्लाइंट से
बिल के अगेंस्ट में, माल के सप्लाई के अगेंस्ट में, तो जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है तो उसमें जितना आपका जीएसटी इंक्लूड है वो आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। तो उसका भी ब्यौरा आपको कहाँ देना है भाई? एडवांस से रिसीव में। क्लियर है? अब आगे आइए, अब यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। अब यहाँ पर क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। हो सकता है कि जो भी आपने पहले एडवांस आपने रिसीव किया वो शॉर्ट भी हो सकता है और एक्सेस भी हो सकता है। बस आपका उसी का एडजस्टमेंट आपको ये वाले कॉलम में करना है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर आइए, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इस वाले कॉलम में आपको डिटेल्स आपको तभी देना है जबकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर 5 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर कम है तो फिर आपको यहाँ पर अपने स्टॉक का डिटेल्स HSN वाइज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है? डॉक्यूमेंट्स इशूड, यानी कि आपने जितना भी इनवॉइस नंबर इशू किया है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसका नंबर आपको इस वाले कॉलम में आपको देना है। जब इसके अंदर आप जब जाएंगे, यहाँ पर देखिए हर तरह का यहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है। इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो भी आपने माल को सेल किया, यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लिक कीजिएगा तो कितना से कितना नंबर आपने इशू किया। जैसे मान के चलो कि हमने 1 से 10 इनवॉइस मैंने इशू किया, यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। अगर कैंसिल उसमें 1 हुआ तो यहाँ पर देखिए बैलेंस आपका कितना आएगा? 9 आएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है? आपका दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यानी कि जिससे संबंधित आपका डेटा है आपको यहाँ पर उसका पुटअप करना है। बराबर है? फिर आगे आपको क्या करना है? सेव करके आपको निकलना है, ना करके बैक। मैं तो बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये डेमो दे रहा हूँ। जब इतना सारा काम हो गया, अब यहाँ पे फिर वही चीज़ आपका आ गया है अमेंडेड का टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। जो आपने ब्यौरा पिछले रिटर्न में यहाँ पर फिलअप किया था एडवांस रिसीव में, अगर उसमें कोई गलती हो गई थी तो बाद वाले रिटर्न में आप उसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, बोले तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ है? अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। जो भी आपने यहाँ पर ये जो आपका वाला कॉलम था एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस वाला, जो आपने पिछले में कुछ गलती कर दिया था, बाद वाले रिटर्न में आप उसे रेक्टिफाई या एडिट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक और दिया हुआ है आपका अमेंडेड B2C अदर्स, यानी कि आपने पिछले रिटर्न में जो डेटा यहाँ पर फिलअप किया था उसमें जो गलती हो गई थी, बाद वाले रिटर्न में आप यहाँ आकर के उस गलती को सुधार सकते हैं। तो आपका यह पूरा टेबल क्लियर हो गया ना। अब आपको क्या करना है? जब ये पूरा क्लियर हो जाए तो सिंपल वे में आप देख लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ मेरा सारा डेटा सही है। बस आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट पर आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद जब दोबारा लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपका ये फाइल रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए से आपने GST R1 से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इशू होता है तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक आप ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।